भारत की सियासत में कई हिंदूवादी नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ एक दल की ही सियासत को नहीं बदला बल्कि विपक्षियों के बीच भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इन नेताओं में मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक जैसे नेता शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही एक नेता को लेकर भी भारत की सियासत में चर्चाएं खूब होती रहीं। वो हैं भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के पुरोधा प्रमोद महाजन। हिंदूवादी सियासत के ब्रांड एम्बेसडर इस नेता ने सियासी पटल पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया, लेकिन कम उम्र में ही मौत हो जाने के कारण उनके सियासी करियर को जल्दी ही विराम लग गया। आज सियासी पाठशाला में देश के प्रमुख हिंदूवादी नेताओं की सीरीज में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में शुमार प्रमोद महाजन के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला। प्रमोद महाजन की जब आप किसी से बात करेंगे, उनके बारे में कोई किताब पढ़ेंगे या कोई लेख पढ़ेंगे या फिर किसी राजनीतिक जानकार से इस बारे में बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बेहद ज़बरदस्त संभावनाओं वाले नेता थे जिनका असमय निधन हो गया। उनको याद करते हुए मुझे अनायास ये लगता है कि अगर वो जीवित होते तो मौजूदा राजनीति पर उनका क्या प्रभाव पड़ता। क्या बीजेपी की सियासत भी अब जो है उससे अलग होती? इस समय शिखर पर मौजूद चेहरों में वे निश्चित तौर पर मौजूद मिलते तो बहुत सारे चेहरे जो आज बीजेपी में छाए हुए हैं वो कहीं पर नज़र शायद नहीं आते। पर समय सब कुछ बदल देता है। 90 के दशक में जब बीजेपी की राजनीति चढ़ने लगी तो प्रमोद महाजन की इस सियासत के असरदार चेहरे के रूप में सामने आए। तब उन्हें बीजेपी की दूसरी पीढ़ी का चाणक्य कहा जाने लगा, जो पर्दे के सामने भी होता था और पर्दे के पीछे भी था। वह मुस्कुराते चेहरे के साथ जनता के साथ खास तरीके से रूबरू होते थे। ये उनका अपना तरीका था। तब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कई मामलों में संकट मोचक भी बने हुए थे। बैकरूम स्ट्रेटजी में भी वो लगातार माहिर रूप से अपनी भूमिका को निभाते थे। 90 के दशक के आखिर तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद जो दो असरदार चेहरे नजर आने लगे थे उसमें प्रमोद महाजन एक थे, जिन्हें लोग चतुर, अपने होमवर्क में परफेक्ट और जनता से जुड़कर ज़मीनी तौर पर मजबूत नजर आने वाले नेता के तौर पर जानने लगे थे, जिनका असर पार्टी संगठन और सरकार के भीतर संघ पर भी मौजूद था। दूसरे नेता अरुण जेटली थे। उस समय का फेर देखिए कि प्रमोद महाजन को गुजरे हुए करीब 2 दशक होने जा रहे हैं तो अरुण जेटली स्वास्थ्यगत झटकों से उबर नहीं पाए और प्रयाण कर गए। लोग कहते हैं कि एक या दो चेहरे समूची सियासत को बदल नहीं सकते, लेकिन भारतीय राजनीति के पिछले 7.5 दशकों को देखें तो बेहिचक कह सकते हैं कि हमारे यहाँ हमेशा से एक दो चेहरे ही राजनीति को लीड करते रहे हैं और समूची सियासत को अपने हिसाब से चलाते या फिर असर डालते हैं। उनके होने या नहीं होने का असर भी साफ नजर आने लगता है। ये बात हम बेहिचक प्रमोद महाजन के लिए कह सकते हैं क्योंकि वो उस समय भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में एक थे, जिस समय भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी मजबूती देश की सियासत में पकड़ती जा रही थी। हम बात कर रहे हैं 1990 के दशक की, जब प्रमोद महाजन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरों के रूप में उभर कर सामने आए। अब आपको बताते हैं कि अटल सरकार के सबसे असरदार चेहरों के रूप में कैसे प्रमोद महाजन एक बन चुके थे। जिसने भी 1999 यानी 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का राज देखा होगा, उसको याद होगा कि उस समय सरकार के सबसे असरदार दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रमोद महाजन और अरुण जेटली जैसे नेता थे। महाजन इस सरकार के ताकतवर मंत्री थे। संगठन पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग उनसे बिना पूछे कोई भी काम मंत्रिमंडल के भीतर नहीं किया करते थे। पार्टी के हर नेता को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे। मजबूत याददाश्त वाले नेता के तौर पर वो पार्टी के भीतर जाने जाते थे। माना जाता था कि बैकरूम के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के तमाम निर्णयों को और नीतियों को प्रमोद महाजन प्रभावित करते थे। कुछ की नज़रों में अटल की एक कोठरी थी जिसके मुख्य सदस्य प्रमोद महाजन थे। अगर वह होते तो यकीनन बीजेपी की पॉलिटिक्स अच्छी या खराब जो भी होती, लेकिन बदली हुई ज़रूर नज़र आती। इसके चेहरे भी बदले हुए होते, बहुत कुछ बदला हुआ होता। ये कहने का मतलब ही है कि बीजेपी की सियासत में उनका कद बड़ा और बेहद अहम था।
प्रमोद महाजन को आज हम इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स बदलती जा रही है, लगातार हिंदूवादी संगठनों की पॉलिटिक्स बदलती जा रही है। उस वक्त भी वही मुद्दे थे जो आज हैं, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा या फिर ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा। ऐसे ही मुद्दे उस वक्त भी हिंदूवादी सियासत के सेंटर में हुआ करते थे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे प्रमोद महाजन के छोटे भाई ने उनकी हत्या कर दी थी और इसके पीछे आखिर कारण क्या था। दुखद बात यह है कि उनकी हत्या अनायास उनके छोटे भाई ने मुंबई में उनके फ्लैट में कर दी, जिसके लिए वो सब कुछ हुआ करते थे। 30 अक्टूबर 1949 को पैदा हुए प्रमोद महाजन पर उनके भाई द्वारा गोली चलाने और फिर अस्पताल में उनके जीवन मरण की खबर बहुत लोगों के विश्वास के काबिल नहीं थी। लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उनके पैंक्रियाज में गोली ने गंभीर रूप से असर किया। डॉक्टरों की सारी कोशिश भी उन्हें बचा नहीं सकी और डॉक्टर नाकाम रहे। आखिरकार 3 मई 2006 में उनका देहांत हो गया। लेकिन प्रमोद महाजन जब सियासत में लगातार अपनी मजबूत स्थिति को बनाते जा रहे थे, उस समय भारतीय राजनीति में हिंदूवादी संगठनों का इतना मजबूत जनाधार नहीं था। ये वो समय था जब बाबरी विध्वंस मामला अपने चरम पर था और उसके बाद सियासत लगातार बदलती जा रही थी। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सियासत को और भारतीय जनता पार्टी की सियासत को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बात सही है कि जब 1990 के दशक में बीजेपी के सेकंड लाइन लीडरशिप में नेता उभर रहे थे, तब उनका जनाधार नहीं था, लेकिन इसे उन्होंने बाद में बखूबी तैयार किया। 90 का दशक ऐसा दशक भी था जब बाजार के जरिए देश में धन का प्रभाव बढ़ने लगा था, जीवन शैली बदलने लगी थी, तकनीक का भी नया युग अब आरंभ होने लगा था। तकनीक में उन्हें यानी प्रमोद महाजन को माहिर नेता के तौर पर जाना जाता था। आपको बता दें कि ये वो समय था जब लैंडलाइन फोन की जगह मोबाइल फोन और उसके नेटवर्क की दुनिया भारत में खुल रही थी। भारत मोबाइल फोन के लिए अपने दरवाजों को खोल रहा था। तब प्रमोद महाजन केंद्र सरकार में संचार मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। हालांकि आरोपों से भी वो इस दौरान बचे नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को मोबाइल नेटवर्क के आवंटन और तकनीक को भारत में लाने की उनकी भूमिका से कभी भी कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यानी आज जो आपको भारत की राजनीति में टेक्निकल एडवांसमेंट देखने को मिलता है या भारत में टेक्निकल एडवांसमेंट देखने को मिलता है और जिस तरीके से भारत में संचार क्रांति आज अपना जोर पकड़ रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम प्रमोद महाजन जैसे विजनरी नेता के विजन को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जब वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा था तो प्रमोद महाजन ने ही एक नारा उछाला था और वो था फीलिंग गुड और शाइनिंग इंडिया का। आज यही नारे हम अक्सर सुनते हैं, जैसे फीलिंग गुड और शाइनिंग इंडिया, लेकिन इसके पीछे बताया जाता है कि प्रमोद महाजन का ही वो विजन था जो आज हम देख पा रहे हैं। जब प्रमोद महाजन ने फीलिंग गुड और शाइनिंग इंडिया का नारा दिया तो अटल सरकार ने बड़े पैमाने पर सड़कों पर काम किया था। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश थी। मोटे तौर पर देखें तो देश का मध्य वर्ग उन दिनों वाकई फीलिंग गुड वाली एक फीलिंग से लबालब था। तो प्रमोद महाजन जिस समय तक भारत की सियासत में रहे, उस समय तक ये कह सकते हैं कि भारत तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। लेकिन आज जब भारत तरक्की की सीढ़ियों पर बहुत ऊपर पहुंच चुका है तो सियासत बदल चुकी है। आज सियासत का ऐसा दौर शुरू हो चुका है जहां पर नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं और किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी या फिर आपसी वाद विवाद से बचते नहीं हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता हुआ करते थे जो आपसी समझौता करके सरकार को चलाने का काम करते थे और किसी तरह की पॉलिटिकल छींटाकशी से बचने का प्रयास करते थे। लेकिन आज सियासत अपने सबसे भयावह रूप में है जब नेता एक दूसरे पर पॉलिटिकल टिप्पणी करते हैं और यहाँ तक कि उनके ऊपर सार्वजनिक रूप से पर्सनल कमेंट करने से भी कतराते नहीं हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें न्यूज़ रूम पोस्ट। धन्यवाद।